So, as you guys know, in the last class we have started this topic, concepts of economics and significance of economics. तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक लास्ट डे हम लोगों ने शुरू कर लिया था और ऑलमोस्ट इस टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था हमारी लास्ट वाली क्लास में। एक बार मैं क्विक रिवीजन बच्चा लोग के साथ कर लेता हूँ और इसको हम लोग जो है ये क्लास को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ आप लोग के साथ साथ। आप लोग चाहोगे तो इस क्लास को आप वापस देख भी सकते हो। रिकॉर्डेड क्लास में शायद ये अवेलेबल ना होगा, मैं इसको यूट्यूब में डाल दूंगा बिकॉज मैं ऐप के जरिए से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ इस क्लास को। इसको मैं डायरेक्टली अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड करके आपके यूट्यूब चैनल में भी शो कर दूंगा। आप आराम से देख सकते हो, मैं लिंक वगैरह यूट्यूब चैनल में डाल दूंगा आज की क्लास का भी। आप लोग आराम से जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह आप लोग कर लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए जी। सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था। एक बार जल्दी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, ठीक है जी। क्लास 11 के बच्चे लोग के लिए क्या है, टॉपिक है इकोनॉमिक्स। तो मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पढ़ाई कराई थी कि मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट डे कि इकोनॉमिक्स बेसिकली दो वर्ड से डिराइव्ड है। एक वर्ड आपका ओइकोस है और दूसरा नोमोस है। ये दोनों के दोनों जो वर्ड है ओइकोस और नोमोस, ये दोनों के दोनों वर्ड आपके लैटिन वर्ड है। याद रहेगा आप लोग को, दोनों वर्ड कौन से वर्ड है, लैटिन वर्ड है। सर ओइकोस का मतलब क्या होता है, ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है टू मैनेज। ठीक है, तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट, हाउस मैनेजमेंट को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स हैं, सिंपल सिंपल टर्म्स हैं। पहला कंज्यूमर है। सर कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, कंज्यूमर उस इंसान को कहा जाता है जो इंसान कंज्यूम करता है। किसको कंज्यूम करता है, चाहे वो गुड्स कंज्यूम करे चाहे वो सर्विस कंज्यूम करे, वो गुड्स या सर्विसेज में कुछ भी वो कंज्यूम कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है कि उसकी जो एक्टिविटी होती है जहां पे वो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करके अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा करता है, इस एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन। इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजम्पशन। ठीक है, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट को। प्रोड्यूसर कौन होता है, प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। और जिस एक्टिविटी के तहत वो प्रोड्यूस करता है, यानी कि रॉ मटेरियल को जब वो यूजफुल थिंग में कन्वर्ट करता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो चीज हमारी आई है कंसेप्ट, दैट इज सेविंग्स। आप अपने इनकम का जो पोर्शन कंज्यूम नहीं करते हो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेविंग्स। और जो पैसा सेव किया हुआ है अगर आप उसको इन्वेस्ट कर दो, मतलब कि आप उससे कोई एसेट खरीद लो जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। सर कैसे हो सकता है, सर आपने एक घर खरीद लिया जिसे आप भाड़े में चला सकते हो, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, आपको डिविडेंड और उसका प्रॉफिट मिल रहा है, आपने वो पैसे को एफडी कर दी, या आप उस पैसे को कोई भी ऐसी जगह में लगाए हो जहां से आपको इनकम अर्न हो रहा है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, हर वो एक्टिविटी जहां पे हम लोग स्केर्स मींस के साथ अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करते हैं, उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। सर मतलब क्या है इसका, जहां पे आप याद रखिएगा रिसोर्सेज स्केर्स है, जहां पे रिसोर्सेज क्या है, स्केर्स है। सर मतलब जैसे कि अभी आपको मैं बोलूं, आप जो सांस ले रहे हो इसमें आप स्केयर रिसोर्स नहीं यूज कर रहे हो, आप अनलिमिटेड रिसोर्स को यूज कर रहे हो और आपको उसके लिए खरीदारी करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे, लेकिन आप जो डे टू डे में जो कुछ खरीदते हो, कुछ भी बेचते हो, ये सारी एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्लासिफाई करते हैं। बेसिकली चार तरह की एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक में। एक होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है आपका कंजम्पशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तीन आप लिखोगे, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक एक्सचेंज। ये चार एक्टिविटीज आपकी इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती हैं। तो चलिए जी, अब हम लोग एक एक करके थोड़े थोड़े टॉपिक को वापस से हम लोग देख लें। तो पहला था क्या था हमारा कि व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसे कहा जाता है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सिंपल भाषा में बोला गया है, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या चीज का चॉइस,
आपके पास जो रिसोर्सेज हैं जिससे आप सामान खरीद सकते हो, ये रिसोर्सेज आपकी लिमिटेड हैं, और जो आपके वांट्स हैं वो वांट्स आपके अनलिमिटेड हैं, वांट्स आपके अनलिमिटेड हैं। तो वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स को इन लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे आप फुलफिल करोगे, इसी चीज की पढ़ाई आप कहाँ पे करते हो, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। और इस प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है, इस प्रॉब्लम को बोला जाता है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, सॉरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसलिए रॉबिन भैया ने अपने डेफिनेशन में लिखा था, रॉबिन जी जो है वो उनका डेफिनेशन था, लियोनेल रॉबिन है इनका पूरा नाम। ये इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो यहाँ पे एक्टिविटीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, 3 पार्ट में आपकी किताब में एक्टिविटीज को बताया गया है। एक आपका कंजम्पशन, दूसरा प्रोडक्शन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ किताबों में एक्सचेंज भी लिखा रहेगा, बट बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो 3 ही तरह की एक्टिविटी होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन को ही एक्सचेंज हम लोग बोल सकते हैं। तो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। सर कंजम्पशन कौन करता है, जो हाउस होल्ड होते हैं वो कंजम्पशन करते हैं, जो गुड बनता है वो प्रोडक्शन होता है, और जो वो गुड जिस चीज से बनता है उसके मालिक जो है उनको जो पैसा दिया जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सर समझ में नहीं आया, अब देखिए आप बात समझिएगा। ये एक फर्म है, मान लीजिए ये एक फैक्ट्री है, आप मान लो ये एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में कुछ सामान बनता है। सर क्या सामान बनता है, आप मान लीजिए कुछ भी बनता है। इस सामान को बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सर क्या है वो 4 चीज, पहली चीज का नाम है लैंड, दूसरी चीज का नाम है लेबर, तीसरी चीज का नाम है कैपिटल, और चौथी चीज का नाम है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स आपको लगते हैं एक सामान बनाने के लिए। ये 4 फैक्टर्स जब कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्शन होके एक गुड्स एंड सर्विसेज बनता है। ये गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेचा जाता है, इस गुड्स एंड सर्विसेज के बेचा जाता है, इस गुड्स एंड सर्विसेज को हाउस होल्ड को। ठीक है, किसको बेचा जाता है, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड इस गुड को खरीदता है। अब इत्तेफाक की बात यह है, सबसे मजेदार चीज ये है कि ये जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, तो कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़े हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इसका मालिक कौन होता है, इसका मालिक होता है ये हाउस होल्ड। ठीक है, दे आर द ओनर्स ऑफ दिस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बताइए जी, क्लियर है आप लोग का। तो अब क्या होता है कि जब फैक्ट्री इन चीजों को यूज करके सामान बनाती है तो इन्हीं को बेच के पैसा कलेक्ट करती है, और ये जो पैसा इनके पास इन्हीं से जो आता है इसी पैसे को इनको देती है इन सामान का खर्चा बोल के, इन सामान को जो यूज करा गया है उसका खर्चा। सर क्या क्या बोल के देगी, लैंड के बदली में देगी रेंट, लेबर के बदली में देगी वेजेस, कैपिटल के बदली में दिया जाएगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदली में दिया जाएगा प्रॉफिट। ये 4 खर्चे दिए जाएंगे। तो अब इसमें देखो, ये जो कंज्यूमर गुड खरीद रहा है, ये जो कंज्यूमर गुड खरीद रहा है, इस एक्टिविटी को बोला जाता है कंजम्पशन। ये जो फैक्ट्री गुड्स बना रही है, इस एक्टिविटी को बोला जाता है प्रोडक्शन, और ये जो पैसा फर्म जो है लोगों को दे रहा है, इसे बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 एक्टिविटीज में हम लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर लिया है, पहला कंजम्पशन, दूसरा प्रोडक्शन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट था कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो लेमैन भी जानता है कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस। इट इज लाइक अ स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। आप जितनी इंफॉर्मेशन, जिसमें आप क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देते हो, उस इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। बट ये तो एक छोटी मोटी क्लेमैन की भाषा में, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें आपको बताया गया है कि स्टैटिस्टिक्स को 2 सेंस में पढ़ा जाता है। पहला जो सेंस होता है उसको बोलते हैं प्लूरल सेंस, और जो दूसरा सेंस होता है उसमें उसको बोला जाता है क्या, सिंगुलर सेंस। तो पहले हम लोग प्लूरल सेंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे ऊपर में, उसके बाद हम लोग सिंगुलर सेंस में आएंगे।
प्लूरल सेंस में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है इट रेफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ numbers और न्यूमेरिकल डेटा सच एज पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड एटसेट्रा। तो सरल भाषा में बोलूं तो इसमें आपको बोला गया है कि स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं है बल्कि ये है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। समझ में आ गई बात? इतना सिंपल है ये जी। तो यहाँ पे देखो बताया, और एक चीज क्या बोला कि देखिए स्टैटिस्टिक्स जब तभी स्टैटिस्टिक्स होगा जब उसमें ये दो फीचर होंगे। सर क्या फीचर है दो ठो? तो देखिए यहाँ पे बताया गया, ये फीचर्स यहाँ पे बताया गया है। देखिए सारे पांच फीचर्स बताए गए हैं। ये पांच फीचर्स, पांच भी नहीं, 8 फीचर्स बताए गए, 8 फीचर्स हैं, तभी हम लोग उसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं प्लूरल सेंस में। तो बेसिकली जो बात बोली जाती है यहाँ पे ये बोला है कि आपका स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट और फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। दो चीजों का मैटर बोला गया, बॉली भैया ने दो चीजों का यहाँ पे जिक्र किया है। क्या क्या दो चीजों का जिक्र किया है कि भैया ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, मतलब न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स होना चाहिए, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। सर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें नंबर्स का मेंशन हो, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज बोला गया है, वो है कंपेरेबल। ये कंपेरेबल भी होना चाहिए, ठीक है? तो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट भी होना चाहिए और ये कंपेरेबल भी होना चाहिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं। अ काउ हैज 4 legs। ये न्यूमेरिकल तो है लेकिन कंपेरेबल नहीं है, तो इसको बोला डेटा इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। राम हैज 200 रुपीज, न्यूमेरिकल तो है लेकिन कंपेरेबल या इसका कोई ट्रू फैक्ट नहीं है। वैसे यार यंग लेडी, इसका भी कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए लेकिन यहाँ पे आपका कंपैरिजन है, यहाँ पे आपका कंपैरिजन है, यहाँ पे आपका ये डेटा कंप्लीट अवेलेबल है आपके पास। देखिए 60 टेस्ट मैच एंड लॉस्ट 50, तो ये कंपैरिजन है। तो इसको स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे बोला गया है। समझ में आ गई बच्चा लोग बात? ओके चलिए, यस सर। ओके। अब आप लोग देखिए प्लूरल सेंस में जो स्टैटिस्टिक्स को बोला गया है उसमें चार कुछ चीजों का, इसमें फीचर्स का डिस्कशन किया गया है। पहला कि ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स है। आप जो है इसमें एक फैक्ट को, एक सिंगल फैक्ट को आप स्टैट नहीं बोल सकते हो, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होने चाहिए। तो इसमें लिख दे रहा हूं मैं साइड में, सिंगल फैक्ट, सिंगल फैक्ट या सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट, सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट can't be called statistics, can't be called statistics, ठीक है? उसके बाद ये बोला न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए। आप ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते हो, बिग, रिच, पुअर, ये वर्ड्स आप यूज नहीं कर सकते हो। आपको एग्जैक्ट डेटा, देखो 6 फीट 2 इंचेस, 5 फीट 4 इंचेस, ये आपको बताना पड़ेगा। तो नंबर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए इसमें? नंबर्स। उसके बाद एक्सपेक्टेड अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। सिर्फ एक कॉज को आप रिलेट नहीं कर सकते, आपको मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस करना पड़ेगा। जैसे कि 30% राइज इन प्राइस मे हैव बीन ड्यू टू सेवरल कॉजेस। कॉजेस बहुत सारी होनी चाहिए, एक सिंगल कॉज को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते हैं। रीजनेबल एक्यूरेसी, जो डेटा होना चाहिए ये आपका एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट होना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है? इट डिपेंड्स ऑन पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट्स नेचर, साइज, अवेलेबल रिसोर्सेज एटसेट्रा। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, इसका मतलब है कि ये कंपेरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये कंपेरेबल, ठीक है? उसके बाद प्री डिटरमाइंड पर्पस, डेटा जो आप कलेक्ट करते हो उसका एक पर्पस होना चाहिए, आप पहले से उसको प्री डिटरमाइंड करके आप रखो। एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड, एनुमरेटेड का मतलब खुद करना या मतलब एग्जैक्ट माप लेना, एकदम सब कुछ मतलब कि डेटा देख के एक्चुअली काउंट करके करना, काउंटिंग करके करना। एनुमरेटेड का मतलब होता है काउंटिंग करना, और एस्टिमेशन में मतलब काउंटिंग नहीं होता है, बस देखा देखी बोल देना, देख के बोलना, देखना, सिर्फ इसमें देखना है, ठीक है? नेक्स्ट, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक सिस्टमैटिक मैनर में डेटा कलेक्ट होता है, हैपेजाइड वे में डेटा कलेक्ट नहीं होता है। तो देखो बोला क्या ना,
data regarding the marks is secured by students of a college without any reference to class subject examination will lead to no conclusion। अगर आपको खाली मार्क्स बता दिया जाए कि अभी हम बोल देंगे एग्जाम्पल के तौर पे ऋतुराज को 40 आया, 40 आया, किसमें आया, क्या आया, कब आया, ये आपने बोला नहीं, टोटल मार्क्स कितना है वो नहीं बोला, तो ये डेटा स्टैट्स नहीं होगा। ठीक है, आपको कंप्लीटली बताना पड़ेगा कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ऋतुराज गॉट 40 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स आउट ऑफ 50, इस तरीके से आप बोलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा है। तो स्टैटिस्टिक्स का फिर एक दूसरा जो मीनिंग है वो सिंगुलर सेंस में है। सिंगुलर सेंस में क्या बोला गया, इट मे बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को साइंस माना गया है। क्या माना गया है, साइंस, या आप बोलिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स। इसमें क्या क्या चीज इंक्लूडेड है, इसमें आपका कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, ये चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करा गया है। क्या क्या स्टेजेस में स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट होता है, तो आप ये देख सकते हो। पहला, डेटा कलेक्ट होता है स्टैट्स में, फिर उसको क्लासिफाई करा जाता है जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। मैं इसमें साथ में लिख ले रहा हूँ, क्लासिफाई करा जाता है। प्रेजेंट किया जाता है, सर कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, कभी आपका टेबल्स में प्रेजेंट किया जाता है, या आप बोल सकते हो इसको डायग्राम्स में भी प्रेजेंट किया जाता है, पाई डायग्राम वगैरह उसमें आपको करा जाता है। तो टेबल्स एंड डायग्राम में इसको प्रेजेंट किया जाता है। एनालिसिस करना मतलब जांच पड़ताल करना, जांच, ठीक है, जांच करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब आंकलन करना, इसका आंकलन करना कि इससे क्या हम लोग को समझ में आया है, क्या इससे हम लोग को समझ में, हम लोग इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं एंड इंटरप्रिटेशन। तो सिंपल वर्ड में लिख देता हूँ, कंक्लूजन। तो बच्चा लोग को ये हम लोगों ने 5 स्टेप्स बताए थे, जिनमें से पहला स्टेज है कलेक्शन, दूसरा स्टेज है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा प्रेजेंटेशन, चौथा एनालिसिस, पांचवा इंटरप्रिटेशन। कलेक्शन कैसे किया जाता है, सेंसस या सैम्पलिंग से। ऑर्गेनाइजेशन एरे ऑफ डेटा एंड टैली बार, ये जगह में। प्रेजेंटेशन कहाँ करते हैं, टेबल, ग्राफ्स, डायग्राम्स। उसके अलावा एनालिसिस कहाँ कैसे करा जाता है, ये टूल्स हैं, इसके टूल्स हैं, कैसे आप एनालिसिस करोगे, परसेंटेजेस निकाल के, एवरेजेस निकाल के, कोरिलेशन निकाल के, रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल के। और उसके अलावा इंटरप्रिटेशन किया कैसे जाता है, मैग्नीट्यूड चेक करके, एवरेजेस और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप चेक करके, ये सारी चीजें करके आप इसको इंटरप्रेट करते हो। समझ में आ गई बच्चा लोग बात। यहाँ तक हमारा डिस्कशन जो था वो हमारी लास्ट क्लास का डिस्कशन था। आज मैं आप लोगों को इसके आगे का टॉपिक बताने जा रहा हूं। चलिए जी आगे बढ़ जाएं अब हम लोग। यस सर। चलिए, तो अब हम लोग स्टैटिस्टिक्स के स्कोप के बारे में पढ़ाई करेंगे। सर स्कोप मतलब कि स्टैटिस्टिक्स का क्या क्या जगह में क्या क्या किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स मूव करा है। इसमें 3 चीजों का डिस्कशन होगा, एक नेचर, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, तीसरा लिमिटेशंस। नेचर मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या चीज है, सब्जेक्ट मैटर स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, लिमिटेशन मतलब इसमें कमियां क्या है। तो आइए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ाई कर लें। तो सब्जेक्ट मैटर में यहाँ पे 2 चीजों को बताया गया, एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये 2 स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं, एक डिस्क्रिप्टिव और दूसरा इन्फ्रेंशियल। तो आइए एक एक को हम लोग डिस्कस कर लें। पहले डिस्क्रिप्टिव को डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या बोला है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू दोज मेथड्स which are used for collection, presentation and as well as of analysis of data. This method relate to such estimation as measurement of central tendency, average, means, median, mode, measurement of dispersion, mean deviation, standard deviation, etc., measurement of correlation. Descriptive study is used when estimated average height of the secondary students in your school. Likewise, descriptive statistics is used when you find the marks in the science and mathematics of the students in all classes are intimately related to each other. Descriptive कब किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव तब किया जाता है जब आप डेटा को कंपेयर करते हो, जब डेटा आपके पास क्लियरली अवेलेबल होता है,
तो तब आप डिस्क्रिप्टिव करते हो। कंपैरिजन वाला जो पार्ट होता है ना, जो जिसमें हम लोग स्टैट्स में कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव है। ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। वहीं पे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स किस चीज को बोला गया? रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन्स आर ड्रॉन relating to the universe of population on the basis of given sample. So for example, if your class teacher estimates average weight of the entire class on the basis of average weights of only sample of students of the class, he is assuming using inferential statistics. मतलब कि आपका सिंपल भाषा में अगर आप सबका डेटा लेके काम करो तो डिस्क्रिप्टिव है, और अगर आप कुछ डेटा सैम्पलिंग लेके करो तो वो आपका इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है? अगर आप सबके बारे में, मतलब कि सिंपल वर्ड में सेंसस है, एक चीज सेंसस का रिलेटेड है और एक सैम्पलिंग से रिलेटेड है। एक सेंसस है और एक सैम्पलिंग है, विच आर यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज ये बातें आपकी यहाँ पे ये बता दी गई हैं कि स्टैटिस्टिक्स दो तरह के सब्जेक्ट मैटर स्टैटिस्टिक्स के होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं लिमिटेशंस के तरफ में। लिमिटेशंस का मतलब होता है खामियां। क्या क्या खामियां हैं? पहला खामियां, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को इंक्लूड करते हैं। मतलब सर जो डेटा न्यूमेरिकल, क्वालिटेटिव चीजों को यहाँ नहीं पढ़ा जाता है। क्वालिटेटिव मतलब ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, पेट्रियोटिज्म और ये सारी जो चीजें हैं ना, जस्टिस एटसेट्रा, ये सब स्टैट्स में स्टडी नहीं होता है। ये एग्रीगेट फैक्ट्स को स्टडी करता है। सिंगल स्टैट वो आपका स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा। इट मे बी अ स्टैटिस्टिकल फैक्ट दैट योर क्लास टीचर अर्न्स 50,000 पर मंथ, but this fact relates to an individual. It is not to be deemed as a subject matter of statistics. एक चीज देख के लगेगा कि हाँ ये जो है हम लोग का स्टैट्स बन सकता है, कि आपको ये एक सिंगल पर्सन का हम लोग अगर बात करें तो उसके बारे में अगर लगेगा देख के कि वो स्टैट्स बन जाएगा, बट स्टैट्स बोलता है एक आदमी के डेटा को स्टैट्स नहीं बोला जाता है, या बोला भी जाएगा तो कंपेयर किया जाता है। उसको कंपेयर करके हम लोग देखते हैं, तभी हम लोग उसको बता सकते हैं कि वो स्टैट्स है। यहाँ पे तभी अच्छे से आपको डेटा मिलेगा कि जब आप होमोजिनिटी हो डेटा में। सर होमोजिनिटी का मतलब कि डेटा एक जैसा हो, सिंपल हो, तभी आप सही से स्टैटिस्टिकल रिक्वायरमेंट कर पाते हो। दूसरा बात, अगर डेटा होमोजीनियस नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हेट्रोजीनियस हुआ, तो आपको सही से उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मैं दो क्रिकेटर्स का एग्जाम्पल लेता हूँ। पहला क्रिकेटर है आपका राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ का स्कोर्स है कुछ इस तरीके से 100, 90, 110। अगर इसका हम लोग एवरेज निकालेंगे तो यह आ जाएगा 100। मतलब देख के समझ में आ रहा है कि राहुल द्रविड़ यूजुअली जो स्कोर करता है वो 100 के आसपास है। ये तब पॉसिबल है, देखो, जब डेटा लगभग एक जैसा डेटा है सारा। लेकिन अगर मैं किसी और का एग्जाम्पल ले लूं, एक ऐसे क्रिकेटर का एग्जाम्पल ले लूं जिसका डेटा हमेशा सेम नहीं रहता है, मान लीजिए रविंद्र जडेजा का मैं डेटा लेता हूं, तो इनका पहले मैच में स्कोर हुआ 100, एक मैच में स्कोर हुआ 0, एक मैच में स्कोर हुआ 20, एवरेज आया 60। तो देख के तो लग रहा है कि हर मैच में 60 के आसपास स्कोर करते हैं, मगर क्या ये रियलिटी है? तो नहीं। इसमें डेटा होमोजीनियस नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो फैक्ट हम लोग को मिला है ये सही चीज है या नहीं है। तो डेटा का सेम होना बहुत जरूरी है, होमोजिनिटी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा वो सही रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेजेस। एवरेज में देखोगे तो ट्रू है, लेकिन हकीकत में ये सही चीज नहीं होती। यहाँ देख के समझ में आ रहा है, एवरेज में देख के लग रहा हाँ रविंद्र जडेजा से बढ़िया राहुल द्रविड़ क्रिकेटर है, लेकिन हो सकता है कोई मैच में रविंद्र जडेजा अच्छा परफॉर्म करा हो, कोई मैच में राहुल द्रविड़ खराब परफॉर्म किया हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो एवरेजेस में देख के लगता है हाँ। तो विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। आपको रेफरेंस आपको लेना चाहिए। रेफरेंस अगर नहीं होगा, आप पुराना डेटा नहीं देखोगे, कंपेयर नहीं करोगे, तो ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा है उससे आप गलत आंकलन कर सकते हो। आपको सब डेटा देख के आपको करना है। एक एग्जाम में दिखाया कि फिजिकल एजुकेशन में एक बच्चे को मार्क्स आया, कितना आया? 80 आउट ऑफ 100। आप देख के बोलोगे हाँ ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, बाकी बच्चे लोग को सबको 90, 100 इस तरह से मार्क्स आए हैं। तो अगर इनसे आप कंपेयर करोगे तो इसका डेटा तो ये तो बहुत वीक हो गया इनके हिसाब से। तो इसलिए बोला गया है कि रेफरेंस होना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट, कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। स्टैटिस्टिकल टूल वही इंसान यूज कर पाता है जिसको पता है कि ये डेटा कहाँ से निकाला गया है, किस तरीके से ये डेटा का कैलकुलेशन किया गया है। और उसके बाद प्रोन टू मिसयूज। मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी कॉमन। स्टैटिस्टिक्स में यूज टू सपोर्ट अ प्री ड्रॉन कंक्लूजन इवन व्हेन इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। इट इज यूजुअली सेड स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले बाय व्हिच यू कैन मेक गोल्ड और अ डेविल एज यू प्लीज। आप जो चाहो इससे वो बना सकते हो। यू कैन मेक अ गॉड और अ डेविल एज यू प्लीज। आप स्टैट से आप उससे अच्छी चीज भी बना सकते हो, आप उससे बुरी चीज भी आप बना सकते हो। आप कंक्लूजन ड्रॉ करके उसको अच्छा भी मान सकते हो, कंक्लूजन ड्रॉ करके आप उसको बुरा भी मान सकते हो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस बताए गए हैं स्टैटिस्टिक्स के। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा, इसको भी आइए हम लोग जल्दी से क्विकली गो थ्रू कर लें। तो इम्पोर्टेंस क्या है? पहला, ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम न्यूमेरिकली देख सकते हैं। सर एग्जांपल बताइए। 20% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड। ये आपका बता रहा है कि ये डेटा को देख के हम लोग समझ पा रहे हैं कि इंडिया का 20% लोग जो है वो पढ़े मतलब कि जॉबलेस हैं आज के डेट में। उसके बाद क्या बोला? वर्किंग पॉपुलेशन हैज टेंडेड टू इंक्रीज फ्रॉम 18% टू 99.4% in 1995 to 2010। वर्क पॉपुलेशन का ये जो आपका अनएम्प्लॉयड वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो बढ़ गई है 18% से 9.4% से। ये डेटा हम लोग को बताता है कि इकोनॉमिक में क्या प्रॉब्लम हमारी चल रही है। अभी भी देखिए ना, कोविड का जो सिचुएशन हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स में ही देखते हैं कि हमारे देश में कितने लोग स्टैट्स में जुड़ गए, कितने लोगों को कोविड हो रहा है, कितनी रिकवरी हो रही है, कितना वैक्सीनेशन हो रहा है। ये सारी चीजें हम लोग कहाँ देखते हैं? ये सारी चीजें हम लोग स्टैटिस्टिक्स में ही देखते हैं ना। देख के ही हम लोग आंकलन करते हैं कि कंडीशन सही है या खराब है। दिसंबर से लेके मार्च के बीच में जो हम लोग का डेटा गिरा था तो हम लोग को समझ में आ गया था कि हमारा डेटा गिर रहा है, मतलब हमारी कंडीशन बहुत सुधर रही है। तो ये सब हम लोग को स्टैट्स बताता है। उसके बाद इंटर सेक्टोरल और इंटर टेम्पोरल कंपैरिजन। तो अब डिफरेंट सेक्टर्स का डिफरेंट टेम्पोरल का आप ये कर सकते हो, व्हाट यू कॉल कि टेम्पर्स चेक कर सकते हो, मैग्नीट्यूड आप चेक कर सकते हो। जैसे कि क्या बताया गया यहाँ पे, सुनिए। एनालिसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द इकोनॉमिस्ट वुड लाइक टू नो द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है टेम्पोरल, कितना तक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस रूरल एंड अर्बन सेक्टर ऑफ इंडिया। तो सेक्टोरल भी हो जा रहा है और आपका टेम्पोरल भी हो जा रहा है। फॉर इंटर टेम्पोरल मीन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। कितना चेंजेस बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को देख के कंपेयर करा जा सकता है। ये इंटर टेम्पोरल हो गया। टेम्परमेंट या मैग्नीट्यूड, इसको टेम्पोरल बोला गया है। कितना क्वांटिटी, कितना मैग्नीट्यूड तक चेंज हुआ है, उसको टेम्पोरल बोला गया है। ऑन द अदर हैंड डिफरेंट सेक्टर्स का, कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इंक्रीज हुआ, वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना इंक्रीज हुआ, ये सब भी आप स्टैटिस्टिक्स देख के समझ जाओगे और आगे आपको बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डेटास मिलने वाले हैं। वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, किस वजह से ये कारण आया है और इसका क्या परिणाम निकल सकता है वो बताया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी और इकोनॉमिक मॉडल, बहुत सारी थ्योरी स्टैटिस्टिक्स को देख के डिटरमाइन करी जाती है। बहुत सारी स्टडीज हुई है जिसमें आपका स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करके इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई गई हैं। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, अगर ऐसा ये चलता रहा, अभी जैसे हम लोग जो ग्राफ देखते हैं कोविड का, कुछ इस तरीके से इंडिया में ग्राफ था, ये जो बढ़ रहा है, अभी हम लोग को लग रहा है कि ये जो पीक में आके रीच करेगा, ये कब रीच करेगा बोला था? ये आपका बोला था कि मिड मई में ही आपको बोला था कि ये पीक अपना रीच करेगा, और ऐसा ही कुछ हुआ। मिड मई में आप जाके देखिए इंडिया में कोविड का सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ये स्टैटिस्टिकल डेटा देख के हम लोग पहचान सक रहे थे। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज बनाई जाती है इसको देख के स्टैटिस्टिक्स को। और इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ये आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे, जो आप लोग सारी चीजों को जानने वाले हो क्लास 12 में कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे अचीव होगी। तो ये हम लोग का कंप्लीट टॉपिक था जो कि था चैप्टर नंबर 1। तो ये हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 को। इसमें ऊपर बातें आप लोग को ज्यादा याद रखनी है, अंदर डीप में इतना इसमें जाना नहीं। हाँ, लिमिटेशंस वगैरह को आप याद करोगे, हर 3-3 4-4 पॉइंट इंपॉर्टेंस नेचर का 3-3 4-4 पॉइंट आप याद करके रखोगे। बताओगे बच्चा लोग, क्लियर हो गया? सर। हाँ जी बोलिए, सुन रहा हूँ। सर एक बार आप लिमिटेशन वाला पेज दिखाएंगे, मैं नोट कर लूँगा। ये देखिए नीचे करूँ क्या?
या जूम आउट करूं? नहीं नहीं ठीक है। मेरा थोड़ा पेज हेजी आया था इसमें। देख लिए जी? हाँ सर। हाँ सर ओके। दिख रहा है। अब हम लोग देख लो पहले, देखने के बाद फिर मैं आगे मूव ऑन करूंगा। हो गया? हाँ सर। ओके, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। आपके पास बुक कौन सी है अभी, हम मेरे को बता सकते हो सबके पास? मेरे को चैट बॉक्स में बताओ कौन सी बुक है। चैट बॉक्स में बताओ विच बुक डू यू हैव। सर संदीप गर्ग, ईशानी के पास संदीप गर्ग है, सोहिनी के पास संदीप गर्ग है, सौंदर्य के पास संदीप गर्ग है, संदीप गर्ग, क्योंकि सारे बच्चों के पास संदीप गर्ग ही है। आप मेरे को एक काम करोगे अभी, कोई भी एक बच्चा, मैं चलो पहले बच्चे का नाम ले लेता हूँ, ईशानी, मेरे को संदीप गर्ग का चैप्टर नंबर 1 का फोटो भेजोगी व्हाट्सएप में? तुम भेजी थी ना उस दिन? उस दिन आप मेरे को भेजी थी ना संदीप गर्ग का फोटो ईशानी? सर मैंने भेजा था। सोहिनी ने भेजा था? सर स्टैटिस्टिक्स का भेजा था, इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही वही, इकोनॉमिक्स का मतलब वही है कि स्टैटिस्टिक्स का भेजा आपको। थोड़ा सा रुकना। हाँ, चलिए आपका चैप्टर नंबर 1 जो संदीप गर्ग का है उसको भी मैं आप लोग को करवा देता हूँ, ठीक है? तो प्लीज लेट मी नो, मैं स्क्रीन अभी चेंज करूंगा। So can you guys see my screen now? Please let me know. यस सर। Okay, so we'll be discussing chapter number 1 from संदीप गर्ग। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है संदीप गर्ग में कुछ अलग है, उसमें कुछ अलग नहीं है, सब लगभग सेम चीज ही है इवेंचुअली। बट हम लोग जो है इसका, जो तुम लोग के पास ये बुक है तो मैं इसी बुक से रिलेटेड आप लोग को मैं करवा देता हूँ, ठीक है? चलिए एक मिनट। हाँ, मैं इसका थोड़ा सा ये देखूँ। हाईलाइट हो रहा है, ठीक। चलिए, तो देखिए आपका इकोनॉमिक्स की जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 आप लोग खोल लोगे और खोलने के बाद मेरे को बोलोगे यस सर वी आर डन, खोल लिया हमने बुक। सर डन। यस, चलिए थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ यार, ऐसे एकदम हल्का फुल्का में पढ़ाई कर, ऐसे मजा थोड़ी आता है। एनर्जी दिखाओ, एनर्जी दिखाओ। बुक खोलो, बुक खोल के पढ़ाई वढ़ाई करना स्टार्ट करो। चलिए जी, चैप्टर नंबर 1 में हम लोग को क्या बोला है कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग। इकोनॉमिक्स का मीनिंग देने वाला पहला आदमी कौन था? देखिए ये बाबा थे, इनका नाम क्या था? एडम स्मिथ। क्या नाम था इनका? एडम स्मिथ। इन्होंने जो डेफिनेशन दिया था उस डेफिनेशन को बोलते हैं वेल्थ डेफिनेशन। वेल्थ डेफिनेशन के हिसाब से इनकी किताब में लिखा हुआ था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। किसकी किताब में था? एडम स्मिथ जी की किताब में था। इसको अंडरलाइन करिएगा ये पार्ट को, ठीक है? इनके डेफिनेशन को भी मार्क कर लीजिएगा। सर डेफिनेशन कहाँ लिखा हुआ है? सर इनका डेफिनेशन यहाँ पे
तो नहीं, इनका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, बस आप इतना लिख लीजिए, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। दूसरा डेफिनेशन किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। इस डेफिनेशन का नाम था वेलफेयर डेफिनेशन। तो वेलफेयर डेफिनेशन क्या है उसको आप मार्क कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मार्क कर लीजिए। देखिए ये अल्फ्रेड मार्शल थे, बगल में जिनका फोटो है देखिए, ही इज अल्फ्रेड मार्शल। अच्छा, एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, लिख लीजिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोला जाता है। उसी तरीके से अल्फ्रेड मार्शल को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। नीचे में लिख लीजिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इनका डेफिनेशन कब आया था? इनका डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल के बाद, सॉरी एडम स्मिथ के बाद आया था। एडम स्मिथ का डेफिनेशन 1776 में आया था, डेटा लिखा हुआ होगा ऊपर में, आप देखिए 1776 में एडम स्मिथ का आया था। अल्फ्रेड मार्शल का जो है यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट मेरे को जहाँ तक याद है 1890s में आया था, 1890 में करीब करीब। उसके बाद स्कैरसिटी डेफिनेशन को मार्क कर लीजिए, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मींस व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इनका मानना तीन चीज पे था कि वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज स्केर्स है और हर रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ये तीन चीज को मानते थे। कौन व्यक्ति थे? लियोनेल रॉबिन्स। सर ये भी कोई फादर थे? ना जी ना, ये कोई फादर नहीं थे, इनको सिर्फ जो नाम है इनका वही बोलोगे। फिर उसके बाद आपका ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया, किसने दिया ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन? प्रोफेसर सैमुअलसन में। अभी इनका निधन हुआ है 2009 में, आप देख सकते हो, ये इनका डेफिनेशन है। ठीक है, मार्क कर लो डेफिनेशन को। ये चार डेफिनेशंस हम लोग के इकोनॉमिक्स में, चार कॉमन डेफिनेशंस के कॉमन डेफिनेशंस का नाम लिया जाता है। पहला वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ का, वेलफेयर डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल का, स्कैरसिटी डेफिनेशन प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स का और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन प्रोफेसर सैमुअलसन का। इनका जो डेफिनेशन आया था, मेरे को जहाँ तक याद है 1948 के टाइम पे आया था। हाँ बेटा बोलो, बोलिएगा, सुन रहा हूं मैं। कोई कुछ बोल रहा है क्या? ना, कोई कुछ बोल रहा नहीं है, मेरे कान बज गया था शायद से। एक्टिविटीज को दो भाग में बांटा गया है, कुछ होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कुछ होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जिस चीज में पैसे का काम जिसमें पैसा मकसद होता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसका मकसद पैसा नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको तीन ठो यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो हम लोग पिछले में पढ़ लिए हैं। कंजम्पशन, मार्क कर लीजिएगा, कंजम्पशन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच डील्स इन द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा प्रोडक्शन, production refers to all activities which are undertaken to produce goods and services for generating income and satisfying human wants. Distribution is that economic activity which studies how income is generated, distributed among various factors of production. ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आता है जी? एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ मनी वेल्थ आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर जैसे आपकी मम्मी घर में खाना पकाती है, आपको कोई भाई बहन आपको पढ़ा देता है, तो ये सब चीज जो है जिसमें पैसा मकसद नहीं होता है, कुछ और मकसद होता है, आदमी का ह्यूमन सेटिस्फैक्शन मकसद होता है, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला गया है। इसमें आपका चैरिटेबल एक्टिविटी आ सकती है, सोशल एक्टिविटी आ सकती है, पॉलिटिकल एक्टिविटी आ सकती है या रिलीजियस एक्टिविटी भी आपकी आ सकती है। ठीक है जी, चलिए फटाफट हम लोग इसके भी न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। हाँ, सब बच्चा लोग मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल्स करेगा इसका। शुड वी स्टार्ट? बोलिए यस सर, जल्दी बोलो। यस सर। चलिए जी, चलिए चलो भाई। डैश इज अ पर्सन हु बाई गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। मेरे को सब बच्चा लोग आंसर कहाँ पे देगा? आपको, आप लोग मेरे को आंसर दोगे चैट बॉक्स में। बताइए आंसर क्या है? चलिए चैट बॉक्स में देख रहा हूं। पहला, डैश इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। जल्दी आंसर मिले मेरे को। क्या उस
वांजी सिमरन कंज्यूमर, सिमरन का आंसर आ गया। बाकी बच्चा लोग आंसर दो फटाफट आंसर। ईशानी कंज्यूमर, सही है जी ईशानी आप भी। कंज्यूमर मानसी, वेरी गुड। बाकी लड़का लोग भी आंसर दो। सौंदर्य कंज्यूमर, हाँ जी इसका आंसर होगा कंज्यूमर। नेक्स्ट वाला आंसर में जो बच्चा लोग अभी आंसर नहीं दिया वो लोग पहले आंसर देगा। रेडी रहो, इसका आंसर हो गया आपका कंज्यूमर। नेक्स्ट, डैश इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर सम अदर पर्सन एंड गेट पेड फॉर इट। आप किसी के लिए काम करते हो और आपको पैसा मिलता है। सर्विस होल्डर, प्रोड्यूसर, सर्विस प्रोवाइडर या कंज्यूमर। जल्दी बताइए आंसर क्या है इसका। सर्विस प्रोवाइडर, सिमरन आचार्य सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस होल्डर सौंदर्य। जल्दी आंसर दोगे। मानसी सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर सोहिनी। बड़ा, इसमें एक बच्चे ने होल्डर बोला है, सौंदर्य ने, बाकी सबका आंसर सर्विस प्रोवाइडर बोल के आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा देखिए, आंसर देखिए इसका, सर्विस होल्डर होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आंसर है 2 का ए। हाँ जी सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस होल्डर इज द आंसर। एक ही बच्चा सही रहा, सौंदर्य, वेरी गुड सौंदर्य। बच्चा लोग आंसर देखेगा नहीं, खाली आप लोग आंसर दोगे, देख के बोलना नहीं है। वेरी गुड सौंदर्य, खाली एक ही बच्चे का आंसर सही आया। आंसर इज सर्विस होल्डर। भाई सर्विस प्रोवाइडर वो होता है जो सर्विस देता है। सर जो रेलवे है ना, देखो रेलवे जो है, रेलवे इंडियन रेलवे जो है ये सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन रेलवे में जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स अगर रेलवे में काम करते हैं, इनको सर्विस होल्डर बोला जाता है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे सर्विस होल्डर है, पर्सन वर्क फॉर सम अदर पर्सन एंड गेट पेड फॉर इट। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू अनलिमिटेड वांट, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव यूजेस, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर दो बच्चा लोग। डी, सौंदर्य का आंसर आया डी। सौंदर्य देखना नहीं है आंसर्स को, अपने आप बताओ आप आंसर्स। ऑल ऑफ द अबव सिमरन। मानसी अनलिमिटेड वांट्स, मानसी का आंसर अनलिमिटेड वांट्स। जल्दी आंसर दो बच्चा लोग, जल्दी आंसर दो। ऑल ऑफ द अबव ईशानी, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। चार, तीनों के तीनों ही प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है और ये भी प्रॉब्लम है। तीनों के तीनों आपका प्रॉब्लम है। चूज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। Scarcity definition was given by Samuelson. Production is an economic activity. In non-economic activity, there is expectation of benefit. Choose the correct statement. जल्दी आंसर देखें। सर सी, सोहिनी का आंसर आया सी। बाकी बच्चा लोग आंसर दो भाई, आंसर दो। खाली सोहिनी ने आंसर दिया है। वाई सो स्लो, क्या हो गया जी? सर हमें तो लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट सही हैं। किस किस बच्चे को लग रहा है बहुत सारे स्टेटमेंट सही हैं? मानसी को लगता है बी। तो आंसर क्या है फिफ्थ का, सॉरी फोर्थ का? जल्दी से देख लो इधर आंसर। फोर्थ का आंसर है ए एंड सी। दो आंसर, दो स्टेटमेंट इसमें सही है। एडम स्मिथ का मानना है साइंस ऑफ वेल्थ, प्रोडक्शन इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। खाली याद रखिए स्कैर्सिटी डेफिनेशन देने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबिन्स। इनका नाम था रॉबिन्स। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिना एक्सपेक्टेशन के किया जाता है। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट में ए और सी, ए और सी दोनों ही सही है। नेक्स्ट वाला में हम लोग आते हैं। डैश इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। इसका आंसर तो मेरे को बच्चा लोग फटाफट देगा। प्रोड्यूसर, वेरी गुड सौंदर्य, फटाफट आंसर आया है सौंदर्य का, प्रोड्यूसर। आगे बच्चा लोग आंसर देगा प्रोड्यूसर। ईशानी का भी आंसर प्रोड्यूसर, वेरी गुड ईशानी। बाकी लोग शांत कहाँ है? आंसर सुन के तो सही लिख दो। मानसी का भी आंसर आ गया, सौंदर्य, सौंदर्य, सोहिनी, मानसी। ऋतुराज आंसर्स दो। ऋतुराज भाई, आर यू नॉट गिविंग आंसर्स? सर मेरा चैट बॉक्स नहीं खुलता है। अरे ये क्या हो गया रे भाई, चैट बॉक्स नहीं खुल रहा है, ऐसा कैसे? हाँ, और किस किस का चैट बॉक्स नहीं खुल रहा है? मेरे फोन में लैंडस्केप नहीं हो रहा है।
देखो मोबाइल से कर रहे हो तुम या लैपटॉप से कर रहे हो? हाँ, हमारा भी ओपन नहीं होता, लैपटॉप से कर रहे हैं। चैट में चेक कर, देखो जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स लिखा हुआ है उसके बगल में चैट का ऑप्शन है, उसको एक्टिव करो। हाँ सर, हाँ सर, दिख रहा है, लेकिन फोन में गड़बड़ है सर। ओके ओके, ठीक है, अपडेट कर लेना एप्लीकेशन को। तो द करेक्ट हाँ आंसर फॉर दिस वन इज प्रोड्यूसर। सी है इसका आंसर, प्रोड्यूसर। सर आगे बढ़ जाइए सर। अकॉर्डिंग टू डैश इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। एक बार में मेरे को आंसर मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग, वेरी गुड सौंदर्य, एडम स्मिथ, वेल्थ। सौंदर्य आंसर मेरे को दे रहा है, एक एक बार में आंसर आ रहा है उसका फटाफट। बाकी बच्चा लोग क्यों नहीं, इतना लेट क्यों कर रहे हो? चलिए जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है जी आंसर। द आंसर इज ए, एडम स्मिथ। एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लिविंग आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आइदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। जल्दी से फटाफट आंसर इज, जल्दी से बताओ आंसर क्या है? इकोनॉमिक, सिमरन ने कहा इकोनॉमिक। सौंदर्य ए शॉर्टकट मार रहा है बच्चा लोग, ए बी सी डी मत लिखो, पूरा लिखो। ईशानी का आंसर इकोनॉमिक, वेरी गुड ईशानी, वेरी गुड सिमरन। चलिए जी, आंसर इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, मार्क कर देते हैं हम लोग इसको ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इकोनॉमिक एक्टिविटी? डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ब्लड डोनेशन कैंप, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बच्चा लोग का आंसर चेक करूं मैं, क्या है आंसर? जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, बहुत देर हो रहा है आंसर आने में। सर यहाँ तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। ए एंड बी, सिमरन आचार्य। सौंदर्य ऑल ऑफ द अबव, मानसी बी। यहाँ पे एक बच्ची सही है, सिमरन, ए एंड बी, बाकी सब गलत हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ब्लड डोनेशन कैंप थोड़ी डोनेशन आपका एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अप्लाइज टू इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज या ऑल ऑफ द अबव? जल्दी से चेक करो। नाइन्थ वाला, नाइन्थ का आंसर फटाफट बताएगा बच्चा लोग। शानी इसका आंसर बता रही हो ना, पुराना वाला आंसर बता रही हो? अगर इसी का आंसर बता रही हो रिपीट करो। ऑल ऑफ द अबव, सौंदर्य, यहाँ पे सही है सौंदर्य, ऑल ऑफ द अबव। वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय, 10 नंबर का आंसर बताओ जी जल्दी से। वेलफेयर डेफिनेशन किसने दिया है? नाम लिख के बताओगे, नाम लिख के बताओगे। फटाफट आंसर बताइए। क्या हो गया, सब शांत हो गए? आवाज नहीं जा रही है क्या? आगे अच्छी सौंदर्य का, ये बच्चा मेरे को पहला आंसर दे रहा है। लड़की लोग क्या है यार तुम लोग, लड़की लोग हर जगह तो आगे रहती है, यहाँ पे लड़का देखो हम लोग का। सौंदर्य, वेरी गुड सौंदर्य, वेरी गुड, हर जगह फर्स्ट आंसर आ रहा है उसका। ईशानी अल्फ्रेड मार्शल, सोहिनी अल्फ्रेड मार्शल, जी हाँ जी, इसका आंसर है अल्फ्रेड मार्शल। विच डेफिनेशन वाज गिवन बाय एडम स्मिथ? ये तो एक बार में बच्चा लोग मेरे को बोलेगा। 10th का आंसर, विच डेफिनेशन? वेल्थ डेफिनेशन, वेरी गुड सिमरन, वेरी गुड। सिमरन का आंसर आ गया पहले, सौंदर्य का आंसर अभी लास्ट में आया है, लड़की लोग को लग गया है। वेरी गुड, द आंसर इज वेल्थ डेफिनेशन। अभी आप लोग मेरे को पहले 14th का आंसर बताओगे, उसके बाद आप लोग मेरे को 12th का आंसर बताना। पहले 14th का बताओगे, बच्चा लोग आंसर लिख के बैठा होगा, इसके लिए मैं 14th पहले पूछ रहा हूँ। The law of scarcity does not apply to rich or developed country, applies only to less developed countries. Implies that consumer wants will be satisfied in socialistic economy. Implies that consumer wants will never be satisfied, will never be completely satisfied. चलिए जी आंसर देखिए इसका, क्या है आंसर बताओ बच्चा लोग। सिमरन का आंसर आ गया सर, ऑप्शन डी। सिमरन का आंसर आ गया पहले, वेरी गुड सिमरन, ऑप्शन डी। और बच्चा लोग आंसर दो, आंसर सही या गलत बाद में बताया जाएगा, पहले आंसर दो। पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, पढ़ के आंसर दीजिए जल्दी से। सोहिनी ने कहा सर सी और डी।
ईशानी ने कहा सर डाउटफुल, सर कंफ्यूजन सी और डी में। ठीक है भाई, आंसर्स चेक कर लें कि किसका 14 का आंसर क्या है। 14 का आंसर आपका है डी, खाली डी वाला जो एम्प्लाइज, ये वाला, ये आपका आंसर है। फटाफट 13 का आंसर बताओ। हु एक्सप्रेस द व्यू इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, इसका आंसर है रॉबिन्स। ठीक है, उन्होंने कहा था कि स्कैरसिटी डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। चलिए हो गया। 12 का आप लोग करिए, आप 12 का बताओ आंसर आप लोग मेरे को। 12 का आंसर मैं पूछ रहा हूँ। हाँ 12 का स्टार्ट हो जाना। Which economic activity deals with the use of goods and services for satisfaction of human wants? आंसर आया मानसी का ए, आंसर आया मानसी का ए। और बच्चा लोग आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो। सर कंजम्पशन, सौंदर्य का आंसर कंजम्पशन। वेरी गुड सौंदर्य, वेरी गुड सोहिनी, वेरी गुड सिमरन, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है बच्चा लोग का, कंजम्पशन। लेट्स मूव ऑन। हम लोग अब 15th का बताओगे आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर फैमिली, डॉक्टर अटेंडिंग पेशेंट इन क्लिनिक, वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्री, प्रेइंग टू गॉड। कौन कौन सा एक्टिविटी? जल्दी से आंसर बताएगा। सिमरन ने कहा ए, मानसी ने कहा ए। नालायकों, भगवान से जो प्रार्थना करते हो क्या वो भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ए डी आंसर, सही आंसर आया देवलीना के तरफ से। आंसर इज ए एंड डी, ए भी है और डी भी है, दोनों ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वेरी गुड देवलीना। बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इज अनलिमिटेड वांट, स्कैरसिटी, ऑल्टरनेटिव यूजेस। बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेसिक रीजन क्या है? तीन तो ए बी सी तीनों जो है वो बेसिक रीजन ही है आपका बोला जाएगा। तो आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर दिया हुआ है आपका 16th का, 16th में बोला बी, स्कैरसिटी को मेन प्रॉब्लम बताया गया। तो बी, बी, बी फॉर बॉल। मैं भूल से डी को कर दिया हूँ मार्क, हाँ आप लोग डी कर लेना। ठीक है, 17th में आते हैं हम लोग अब। Which implication does resources scarcity has to the satisfaction of want? Not all wants can be satisfied. We will never be faced with the need to make choice. We must develop ways to decrease our individual want. The discovery of new natural resources is necessary to increase the satisfy human wants. The answer is correct. Answer is A. Not all wants can be satisfied. जल्दी से 18, 19, 20, 21 चारों का आंसर आप लोग रीड करके मेरे को दोगे। इसको मत देखना, मत देखना आंसर्स को। Which economist the emphasizes the economic problem from wealth to welfare? Alfred Marshall. The economic activity which is related to the use of scarce resources is called economic activity. Resources to satisfy human wants have alternative uses. Which of the following statement is correct? Scarcity is the root of economic problem is incorrect बोला है, correct नहीं, incorrect. A person teaching his daughter is an economic activity. ये भी गलत है, बी गलत है, बी गलत है। वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन, ये भी गलत है। अरेंजिंग मैरिज इज अ, बी और सी। 21 का आंसर होगा बी एंड सी। ओके बच्चा लोग, हो गया? बोलेगा मेरे को बच्चा लोग, सबका हो गया? हाँ सर। चलिए जी, तो ये हम लोग का आज का टॉपिक और चैप्टर नंबर 1 हमारा समाप्त हो गया है। नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। तो आज की क्लास आप लोग चाहो तो रिकॉर्डेड क्लास। सर कैन यू प्लीज शो द 8th क्वेश्चन वंस? ओके, व्हाई नॉट? 8th क्वेश्चन,
8th क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो आंसर इज ए एंड सी, ए एंड बी, नॉट ए एंड सी, ए एंड बी। ऑल राइट सिमरन, ओके जी। तो यहाँ पे हम हमारी क्लास को समाप्त कर रहे हैं। बच्चा लोग को कोई डाउट आउट होगा तो मेरे से पूछ सकता है, वरना थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।